नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्नोटेक क्लासेज में। और आज की इस वीडियो में हम आईटी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के कुल 30 क्वेश्चन पर बात करने वाले हैं। और दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन का हमने ऑप्शन भी एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा। और ज़्यादा वीडियो लंबी ना करते हुए हम आगे अपने टॉपिक पर बात करते हैं कि 1 वोल्ट प्रति 1 कूलाम क्या कहलाता है। यानी इसमें हमसे पूछा गया है कि यानी 1 वोल्ट यानी एक से तो एक कट जाता है, तो इसको सीधा भी हम बोल सकते हैं कि वोल्ट बटा में कूलाम क्यों इसका तो ये किसके बराबर है हमसे पूछा गया है। एक हेनरी के बराबर है या एक फेराड के बराबर है, एक एम्पियर के बराबर है या एक जूल के बराबर है। तो इसका राइट आंसर वो एक है हेनरी रहने वाला है। यानी एक हेनरी के बराबर है वो वोल्ट बटा कूलाम होता है। तो इसका राइट आंसर है 1 नंबर ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर का मान है वो क्या होता है। तो शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ में पावर फैक्टर का मान है वो इकाई होता है, इकाई पावर फैक्टर होता है। और शुद्ध प्रतिरोधी परिपथ कौन सा होता है जिसमें किसी भी प्रकार का वो प्रतिरोध वो नहीं होता है। हालांकि यह एक आभासी प्रतिरोध होता है, आभासी प्रतिरोध होता है। कोई भी अपने आप में वस्तु है वो इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध तो होता ही है। और पावर फैक्टर किसको बोलते हैं आगे हम बात करेंगे। तो जीरो, लैगिंग, लीडिंग ये अलग अलग अवस्था में होते हैं, इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा यूनिटी होगा, यानी इकाई पावर फैक्टर इसका होगा, इकाई पावर फैक्टर इसका होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वो हाथों के द्वारा नोट्स में से बनाए गए क्वेश्चन है, जो आगे हरियाणा लाइनमैन, SAWPO और GSO की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रामबाण साबित होंगे। क्वेश्चन बहुत ही अच्छे कोचिंग के द्वारा जो नोट्स लिए थे उनमें मतलब जो हम एग्ज़ाम लेते हैं बच्चों का, वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर जाते हैं। और किस दोष को दूर करने के लिए कोर है वो सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती हैं। तो किस दोष को दूर करने के लिए कोर है वो सिलिकॉन स्टील की होती है। तो सभी प्रकार के मशीनों में वो कुछ हानियाँ पाई जाती हैं, जैसे लोहा हानि होती और कॉपर हानि, लोहा हानि, एडी करंट और हिस्टैरिसीस हानि। तो इसमें बात करें कि कोई लोहा हानि, लोहा हानि किसको बोलते हैं। लोहा हानि के दो भाग हैं, एडी करंट हानि और हिस्टैरिसीस हानि। तो इसके अलग अलग किस्म बनते हैं, हम बात कर लेते हैं। किस दोष को दूर करने सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। तो हिस्टैरिसीस हानि को दूर करने के लिए वो कोर है वो अपने सिलिकॉन स्टील की बनाई जाती है। और एक हो गया जिस एडी करंट हानि, यानी एडी करंट हानि को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोर को लेमिनेटेड, यानी कोर लेमिनेटेड सॉरी लेमिनेटेड, या इसको पटलित भी हम बोल सकते हैं, पटलित। प्लीज़ दोस्तों समझाना, क्योंकि स्क्रीन पर है वो पूरा अपना इसमें राइटिंग सही तरीके से नहीं हो पाता है, तो हम बोल के जो एक्सप्लेन कर रहे हैं उनको प्लीज ध्यान से सुनना। तो यहाँ पर लो हानि, एडी करंट हानि है। तो लो हानि के दो भाग हुए, एडी करंट हानि। एडी करंट हानि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, कोर को लेमिनेटेड या पटलित करते हैं। और हिस्टैरिसीस हानि को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, सिलिकॉन स्टील की कोर बनाते हैं। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि 3 फेज प्रणाली में तीनों फेजों का पावर फैक्टर और फेज करंट अगर समान हो तो उस पर जुड़ा हुआ लोड उसमें क्या कहलाता है, प्रभावी और अप्रभावी इसको लिखा था, और असंतुलित या संतुलित है। तो जैसे 3 फेज हो गए, यानी 3 फेज हो गए RYB। और यहाँ पर ये तीनों फेजों का पावर फैक्टर किसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, cos फाई से पावर फैक्टर, हालांकि इससे कोई मात्रक नहीं होता। तो पावर फैक्टर और फेज करंट यानी फेज धारा का मान अगर समान है तीनों पर, तो उस समय जो लोड जुड़ा होगा, यानी तीनों फेजों में लोड का मान है वो संतुलित है, संतुलित अवस्था में वो होगा। इसका राइट आंसर संतुलित होगा। अगर तीनों में ऐसा नहीं होता कि पावर फैक्टर और फेज करंट का मान अगर असमान है, तो उस पर जुड़ा हुआ लोड है वो असंतुलित हो जाता। आगे हम क्वेश्चन पर बात करते हैं कि स्लिप रिंग आउटपुट में हमें क्या प्रदान करते हैं। स्लिप रिंग जैसे कोई DC जनरेटर हो गया, वो हालांकि फैराडे के प्रेरण के नियम के अनुसार है, जो उसकी मूल प्रवृत्ति होती है EMF की मूल प्रवृत्ति है वो ऐसी ही होती है। लेकिन जब हम उस EMF को किस तरीके से हम बाहर प्रदान ले रहे हैं अपने, तो स्लिप रिंग के माध्यम से अगर हम कोई आउटपुट ले रहे हैं तो उसका जो आउटपुट होगा वो किस प्रकार होगा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, AC ऊर्जा या DC। तो इसका राइट आंसर होगा DC होगा। यानी हम जो स्लिप रिंग के माध्यम से EMF बाहर लेते हैं ब्रशों के द्वारा, तो वो एक DC प्रकार का होता है EMF। और AC तब होता है जब उसमें मूल प्रवृत्ति उसकी AC होता है, और वो इसी उसी रूप में हम आगे ले लेते हैं तो AC होता है। लेकिन इसका राइट आंसर हो DC रहने वाला है। साथियों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे हमें इस चैनल पर पूरी थ्योरी की क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिंगल फेज प्रणाली में अर्थ तार का रंग है वो कौन सा होता है। तो हरा, नीला, लाल और काला। तो सिंगल फेज प्रणाली में अर्थिंग तार का रंग है वो हरा होता है साथियों। इसका राइट आंसर हो हरा होगा। और नीला या काला इसमें होता है लाल रंग का, इसका फेज का होता है, लाल रंग है वो फेज का होता है।
और नीला डीसी में होता है फेज का, लेकिन काला यहाँ पर, काला इसका राइट आंसर होगा। काला राइट तो इसका हरा होगा, लेकिन काला इसका किसका होता है, न्यूट्रल का। न्यूट्रल का जो वायर होता है उसका रंग है वो काला होता है। और नीला एडीसी में होता है, हरा और अर्थिंग का हो गया, और जो हमसे पूछा है, और लाल है वो फेज का हो गया। इसका राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि अल्टरनेटर निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो अल्टरनेटर का भी वही सिद्धांत होता है जो डीसी जनरेटर का होता है। इसमें हम बात कर लेते हैं कि इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन, इंडक्शन और इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्शन। तो अल्टरनेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों, इंडक्शन। इंडक्शन को हम एक और नाम बोलते हैं प्रेरण के सिद्धांत पर, यानी फ्राडे के प्रेरण का नियम था जो, उसी नियम पर वो अल्टरनेटर और जनरेटर सभी कार्य करते हैं, मोटर वगैरह। तो इंडक्शन का सिद्धांत और म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है, ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर है वो म्यूचुअल इंडक्टेंस के सिद्धांत पर कार्य करता है। और इंडक्टेंस के सिद्धांत पर वो कौन कार्य करता है, कॉइल। कॉइल। पूरे ऑप्शन को भी हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है साथियों। अगर एक्सप्लेन करने का तरीका अगर आपको पसंद आए, वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और पूरी वीडियो आगे जो आने वाली है, प्लीज़ सभी वीडियो को देखना। आगे जो हरियाणा लाइनमैन में जो यूएच और डीएच में और एचवीपीएन में जो भर्तियाँ आने वाली है, उनमें लगने का अगर आपका सपना है, तो ज़रूर इस सीरीज के माध्यम से हम कुछ हद तक आपकी मदद करेंगे। और सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कौन सा कार्य करता है, ऑटो ट्रांसफार्मर है सेल्फ इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एसी की फ्रीक्वेंसी समय के क्या होती है, बराबर होती है, समानुपाती होती है, विलोमानुपाती होती है, या कम होती है। तो एसी की फ्रीक्वेंसी हमसे पूछी गई है कि एसी की फ्रीक्वेंसी है वो समय के, यानी एफ बराबर विलोमानुपात में होता है टी, 1/टी, यानी समय और फ्रीक्वेंसी वो विलोमानुपात में होती है। तो जितना कम समय होगा फ्रीक्वेंसी उतनी अधिक होगी, और फ्रीक्वेंसी जैसे हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी समय के, इसमें विलोमानुपात में होती है। और अधिक समय तो फ्रीक्वेंसी कम, और जैसे फ्रीक्वेंसी अधिक तो समय कम, इसके विलोमानुपात में चलती है। इसका राइट आंसर ये होगा विलोमानुपाती। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग है वो किया जाता है। जैसे हम पावर फैक्टर पर बात करते हैं कि पावर फैक्टर को हमें, इसका कोई मात्रक है वो नहीं होता, पावर फैक्टर का कोई मात्रक नहीं होता, और इसको कोस फाई से हमें प्रदर्शित करते हैं पावर फैक्टर। और इसका अधिकतम मान कितना होता है साथियों, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। अधिकतम मान, पावर फैक्टर का अधिकतम मान इकाई, यानी एक या इकाई इसका अधिकतम मान होता है। तो इस पर लॉजिक भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं आगे, हमें हर प्रकार किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं आगे बात करेंगे। पावर फैक्टर को सुधारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, यहाँ पर बात करते हैं हमें। तो इन डीसी मोटर, इंडक्शन मोटर, कंपाउंड मोटर और सिंक्रोनस मोटर। तो यहाँ पर अगर पावर फैक्टर को सुधारने की बात करें, तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर रहने वाला है कि सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग है वो विद्युतिक लाइनों और विद्युत उत्पादन केंद्रों और प्रसारण और वितरण में जो पावर फैक्टर सुधारने के लिए बड़ी लाइनों पर जो काम में लिया जाता है वो सिंक्रोनस मोटर होता है। और उस समय उसको क्या बोलते हैं, इसका ऑप्शन परीक्षा में आता है सिंक्रोनस कंडेंसर, उसको बोलते हैं कंडेंसर। ये बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है कि जब पावर फैक्टर सुधारने के लिए हमें सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कर रहे हैं, तो इसको किस नाम से बोलेंगे, सिंक्रोनस कंडेंसर बोलेंगे उसको, ना कि सिंक्रोनस मोटर। अगर ऑप्शन में सिंक्रोनस मोटर न आकर सिंक्रोनस कंडेंसर भी आ सकता है, तो पावर फैक्टर सुधारने के लिए जब हम इसका उपयोग कर रहे हैं, तो ये भी उसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं साथियों कि डीसी मोटर का टॉर्क है वो समानुपाती होता है किसके। डीसी मोटर का टॉर्क हमसे पूछा है किसके समानुपाती है, बैक ईएमएफ, फील्ड करंट, आर्मेचर करंट, और दो और तीन दोनों। तो डीसी मोटर का टॉर्क होता है समानुपाती होता है किसके, आर्मेचर धारा और फील्ड फ्लक्स के। तो डीसी मोटर का टॉर्क है वो फील्ड धारा और आर्मेचर धारा दोनों के, यानी इसका राइट आंसर दो और तीन दोनों का, दोनों के ही समानुपात में होता है साथियों डीसी मोटर का टॉर्क। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा और वोल्टेज से क्या धारा और वोल्टेज में संबंध पूछा है। तो इसका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और किस प्रकार क्वेश्चन अलग अलग बनते हैं वो बात करते हैं कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में। पहले इस क्वेश्चन पर बात करते हैं कि धारा और वोल्टेज से, यानी धारा हमसे पूछिए धारा वोल्टेज से क्या रहती है, 90 डिग्री आगे 90 डिग्री पीछे, या इन फेज होती है या आउट फेज होती है। तो धारा इंडक्टिव परिपथ में, शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में धारा है वो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे रहती है। इसमें इसका राइट आंसर होगा 90 डिग्री पीछे होगा। अगर शब्दों का ही अगर इसमें हेर फेर कर दें साथियों, इस प्रकार की क्वेश्चन शब्दों का हेर फेर के माध्यम से थ्योरी में बनता है। थ्योरी सिर्फ शब्दों का हेर फेर ही है। समझ लेते हैं किस प्रकार है कि धारा, और यहाँ पर जैसे हमें दे दी धारा आई और वी वोल्टेज इस प्रकार दे दी। अगर हमसे पूछ लेते हैं कि यहाँ पर वोल्टेज पहले दे देता और धारा बाद में दे देता, कि शुद्ध इंडक्टिव परिपथ में वोल्टेज है वो धारा से किस प्रकार रहती है, तो 90 डिग्री आगे होगी,
90 डिग्री आगे होगी। इस समय इसका राइट आंसर वो ये हो जाता, लेकिन अब इसका राइट आंसर वो ये होगा। तो इस प्रकार है क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कोई बैटरी 5 एम्पीयर धारा 24 घंटे तक प्रदान करती है तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो इसका हमें पता है कि बैटरी की क्षमता वो किस में मापी जाती है। बैटरी की क्षमता, इसका ये भी क्वेश्चन बनता है। बैटरी की क्षमता सीधा सा कई बार क्वेश्चन बन जाता है न्यूमेरिकल ना बन के, कि बैटरी की क्षमता किस में मापी जाती है, एम्पियर इंटू घंटा, एच में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। अगर हमने पूछा है और सीधा सा इसी सूत्र पर आधारित न्यूमेरिकल हमसे पूछा गया एम्पियर, और यहाँ पर 24 घंटे यानी एच दिया, घंटे दे दिए हमें, तो धारा कितनी है 5 है, धारा 5 और घंटे कितने 24 है। तो हमसे बैटरी की क्षमता है तो पूछिए, तो क्षमता कितनी होगी, 5 इंटू 24 करेंगे तो 120, इसका राइट आंसर रहने वाला है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं साथियों कि कार्य और खालिस्तान की इकाई हमेशा समान होती है। निम्न में से कौन सी एक दूसरी इकाई है जो कार्य के ही समान होती है, शक्ति, बल, ऊर्जा और भार। तो कार्य की समान इकाई है ऊर्जा की होती है, कार्य और ऊर्जा की इकाई है वो जूल होती है, समान ही होती है। तो इसका राइट आंसर ऊर्जा हो गया। और आगे हम बात करेंगे कि निम्न में से सबसे कम प्रतिरोध है वो किस पदार्थ का। सिंपल सा क्वेश्चन है कि पारा यहाँ पर एक क्या है, धातु है, लेकिन तांबा और जस्ता और रेजिन, तो ये सभी एक धातुआं हैं, धातु हमें दी गई ऑप्शन में। लेकिन सबसे कम प्रतिरोध हमसे पूछा है कि सबसे अच्छा इसमें चालक कौन सा होगा। तो बात की जाए सबसे अच्छे चालक की, सबसे अच्छा चालक यहाँ पर हमसे पूछा गया है। प्लीज़ दोस्तों, अगर एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम लगता है, वीडियो लंबी होती है, तो प्लीज़ कमेंट में बता देना कि एक्सप्लेन करें या नहीं करें, किस प्रकार के क्वेश्चन आपको चाहिए। और किसी भी क्वेश्चन के प्रति आपको कोई डाउट हो या कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज़। आपके सहयोग से ही ये चैनल चलेगा और आपके सपोर्ट के लिए ही चैनल बनाया गया है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया कि सबसे कम प्रतिरोध है वो निम्न में से इन धातुओं की अपेक्षा हम बात करें तो तांबे का प्रतिरोध सबसे कम होगा, यानी तांबा इनमें सबसे अच्छा चालक होगा। इसका राइट आंसर हो गया तांबा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से किस ऐसी परिपथ में पावर फैक्टर का मान हो इकाई होता है। पावर फैक्टर का मान है इकाई, हमसे पूछा गया किस अवस्था में होता है निम्न में से ऐसी परिपथ में। तो यहीं पर इसके बात कर लेते हैं कि पावर फैक्टर हमारा इकाई कब होगा। यहाँ पर इकाई पावर फैक्टर हमसे पूछा है एसी परिपथ में, तो इसका पावर फैक्टर है वो रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस परिपथ होगा, उस समय एसी परिपथ का पावर फैक्टर माना इकाई होता है। रेजोनेंस परिपथ की बात कर लेते हैं तो किसको होगा, एक्सएल बराबर एक्स सी, यानी यहाँ पर इंडक्टिव रिएक्टेंस और कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मान जब बराबर होता है, बराबर हो जाए तो उस समय परिपथ है वो रेजोनेंस परिपथ अवस्था में कहलाता है। इसका राइट आंसर रेजोनेंस हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का धन और ऋण चक्र के मध्य सतह के सापेक्ष अधिकतम मान है वो क्या कहलाता है। समय अंतराल, प्रभावी मान, आयाम और औसत मान। तो हम इसकी बात कर लेते हैं कि समय अंतराल, प्रभावी मान, प्रत्यावर्ती धारा में जैसे कि इस प्रकार होती है। प्रत्यावर्ती धारा का एक प्रदर्शित करें तो हम इस प्रकार होती है प्रत्यावर्ती धारा, इसका एक पूरा चक्र बनता है 360 डिग्री का। तो ये हमने बना लिया है, यानी धारा जीरो से यानी यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से 360 डिग्री तक का इसका एक चक्कर वो पूरा कंप्लीट होता है। इस प्रकार एक वृत्त के आकार में ही चलती है। तो प्रत्यावर्ती धारा का धन, ये मान लिया कि इसका पॉजिटिव चक्र होगा, ये मतलब धन सिरा, और इसका ऋण सिरा हो गया। तो धन और ऋण के मध्य स्तर के सापेक्ष, यानी मध्य स्तर में पूछा अधिकतम मान, मध्य स्तर का ये इसका अधिकतम, मध्य स्तर का अधिकतम मान यही है, क्योंकि यहाँ पर धारा वो अधिकतम आई, उसके बाद में कम होती चलेगी, तो अधिकतम ये हो गया, यहाँ पर इसका अधिकतम ये हो गया। तो इस समय इसको हम क्या बोलते हैं, तो ये इसका आयाम औसत मान, तो इसका राइट आंसर है वो आयाम ही होगा साथियों, आयाम इसको हमें, यानी किसी भी समय इसकी एक और परिभाषा बनती है, जैसे भी किसी भी फेज के तत्कालिक समय है उसकी जो दिशा होती है वही उसका फेज होता है, और वही उसका आयाम या एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं, आयाम या एम्पलीट्यूड इसको बोलते हैं। शॉर्ट में इसको लिख दिया मैंने। तो प्रत्यावर्ती धारा का धन और ऋण के मध्य का स्तर सापेक्ष है वो आयाम कहलाता है, इसका राइट आंसर आयाम होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का मान प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है। और ऊपर जो हमने डायग्राम बनाया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है, इसमें बना लेते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा इस प्रकार चलती है, आपको पता होगा। तो प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम, यानी धारा यहाँ फिर शून्य से चली, फिर अधिकतम हो गई, फिर एक में यहाँ फिर शून्य हो गई, फिर अधिकतम हुई, फिर वापस यहाँ पर शून्य होगी 360 पर। अगर 360 को हमें जीरो से भी प्रदर्शित कई बार कर सकते हैं, 360 का मान है, क्योंकि पूरा चक्कर है वो उसका पूरा हो गया साथियों। और प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्येक साइकिल में, यानी एक इसका साइकिल हो गया, पूरा चक्र हो गया, इस प्रकार होता है ये, यानी इसको ये एक चक्र बन गया। तो प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम, यानी शून्य से अधिकतम यहाँ पर एक बार आ गया, फिर यहाँ पर वापस शून्य होगी, यानी एक बार, फिर दो बार, फिर शून्य वापस हुई 3 बार, और यहाँ पर ये 4 बार।
4 बार इसका मान है वो शून्य से अधिकतम के बीच में बदलता है। अधिकतम 4 बार इसका मान है वो बदलता है शून्य से अधिकतम के बीच में। तो इसका राइट आंसर है वो 4 बार होगा। यानी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र का प्रत्येक साइकिल में कितनी बार शून्य से अधिकतम तक बदलता है। शून्य से अधिक, यहाँ से शून्य से अधिक एक बार, और यहाँ पर शून्य से अधिक मतलब अधिक से शून्य 2 बार, यहाँ पर 3 बार, जैसे शून्य से अधिकतम और फिर अधिकतम से शून्य 4 बार हो गया। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जिसमें बहुत अधिक मात्रा में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वे क्या कहलाते हैं। चालक, अचालक, अर्धचालक या धातु। तो प्रत्येक पदार्थ जैसे चालक इसका राइट आंसर होगा अचालक, क्योंकि एक्सप्लेन ज़्यादा करेंगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो वो लंबी हो जाती है। तो चालक यहाँ पर वो हो गया जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3 और 5 और 6 और 7 पाई जाती है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन वाले जो इतनी जो संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो चालक हो गई। और अचालक किसको बोलते हैं। अचालकों की मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या वो 8 होती है, यानी कि इनकी कक्षा वो पूर्ण होती है। तो इतनी संख्या वाले वो अचालक हो गए। अर्धचालक हम किसको बोलते हैं, जिसकी अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने हो। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वो 4 हो। अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन हो तो इसकी वो क्या होगा, वो अचालक होगा। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई क्या है। इलेक्ट्रिक चार्ज की इकाई हमसे पूछिए वोल्ट, जूल, कूलाम और वाट। तो इलेक्ट्रिक चार्ज को यहाँ पर हमें आवेश यानी कूलाम में बोल सकते हैं। आवेश, आवेश या कूलाम, आवेश पूछा गया हमसे। तो आवेश की इकाई क्या होती है, कूलाम होती है साथियों। चार्ज इसको आवेश भी बोल सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक यानी विद्युतिक चार्ज या विद्युतिक आवेश की इकाई होती है कूलाम। और कूलाम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कूलाम को क्यू से प्रदर्शित करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक परिपथ में धारा प्रवाहित हो सकती है। कब उसमें धारा प्रवाहित हो सकती है, कि जब स्विच ओपन हो, स्विच क्लोज हो, स्विच ओपन या क्लोज जो भी हो, और जब वोल्टेज ही ना हो। तो स्विच ओपन हो यानी इस प्रकार हम बात कर लेते हैं, ये कोई स्विच अगर लगा हुआ है, जैसे स्विच ओपन हो, ये ओपन की स्थिति होगी। और जब स्विच क्लोज हो यानी ये एक स्विच क्लोज की अवस्था हो गई, तो इस समय ही धारा यानी स्विच क्लोज हो, इसकी भाषा ये बनती है कि स्विच क्लोज है अपने आप में। तो स्विच क्लोज है तो इसका परिपथ यहाँ से पूरा हो रहा है, तो धारा तभी चलेगी जब स्विच है वो क्लोज हो। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से कौन सा एक ऊर्जा प्रदान करने का साधन है, वो नहीं है। जनरेटर, रियोस्टेट, सोलर सेल और बैटरी। तो जनरेटर आपको पता है कि जब हमारे घरों में भी इसको काम में लेते हैं, जब आपातकालीन विद्युत व्यवस्था बनाने के लिए। और रियोस्टेट एक प्रकार का क्या है, प्रतिरोधक है। तो ये इसका राइट आंसर होगा। ये एक प्रतिरोधक है, वायर बाउंड प्रतिरोधक है, जिसका मान हम बदल सकते हैं। तो प्रतिरोध रियोस्टेट एक प्रतिरोधक हो गया। और सोलर सेल जो आजकल इसका बहुत बड़ा प्रचलन है, तो सोलर सेल है, विद्युत ऊर्जा मिलती है, बैटरी से भी मिलती है, जनरेटर से भी मिलती है। लेकिन जनरेटर से रियोस्टेट से हमें ऊर्जा नहीं प्रदान कर सकते। तो रियोस्टेट का राइट आंसर रहेगा रियोस्टेट। और अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि दो ऋणात्मक आवेशों के मध्य होने वाली प्रक्रिया क्या होगी। तो आकर्षण होगा या धनात्मक या प्रत्याकर्षण या उसमें ऋणात्मक आवेश। तो दो ऋणात्मक आवेश यानी समान आवेश हो गए, समान आवेश हो गए साथियों। और समान आवेशों में आपको पता है किस प्रकार की प्रकृति होती है, प्रत्याकर्षण की। यहाँ पर प्रत्याकर्षण लिखा हुआ है, यानी प्रत्याकर्षण लिखा हुआ है। समान आवेशों में प्रत्याकर्षण यानी एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रत्याकर्षण का सिद्धांत समान आवेशों में पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें, थर्मोस्टेट एक प्रकार का क्या है। थर्मोस्टेट एक प्रकार का प्रतिरोध है, या स्विच है, या बैटरी है, या एक पावर सप्लाई का नाम है। तो थर्मोस्टेट है वो एक प्रकार का प्रतिरोध है। इसका राइट आंसर प्रतिरोध होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करें, साइन वेव का समकोण पर उत्पन्न ईएमएफ है वो क्या होगा। जैसे कोई साइन वेव हमने पहले बनाई थी, इसी प्रकार दोबारा बना लेते हैं कि साइन वेव हो गई और इसका समकोण मान ये हो गया, यानी इसका समकोण मान ये हो गया। यहाँ पर समकोण बन रहा है, अधिकतम मान हो गया इसका। अधिकतम मान से जब हम इसको बढ़ाएंगे धार रेखा से, तो इसका समकोण बन गया। इसका ईएमएफ है वो इस अवस्था में क्या होगा, कम होगा, या जीरो होगा, अनंत होगा, या अधिकतम होगा। तो इसमें इसका राइट आंसर अधिकतम हो गया, यानी अधिकतम इसका ईएमएफ उस समय पैदा होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, लेक्रांची सेल में प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है कौन सा होता है। तो हम ये रासायनिक सेल थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें आते हैं विभिन्न प्रकार के सेल होते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है, इसी के आधार पर सेल क्वेश्चन बनते हैं। तो लेक्रांची सेल में जो प्रयुक्त इलेक्ट्रोलाइट है वो जिंक क्लोराइड होता है, या अमोनियम क्लोराइड, गंधक का तेजाब, या कॉपर सल्फेट। तो इसमें राइट आंसर है वो अमोनियम क्लोराइड होगा, यानी अमोनियम क्लोराइड का घोल इसमें भरा रहता है। अगले क्वेश्चन पर बात करें कि 230 वोल्ट सप्लाई से जुड़ा एक हीटर 4 एम्पियर लेता है, तो उसके द्वारा ली गई शक्ति खपत कितनी होगी, यानी पी का मान हमसे पूछा है, शक्ति खपत हमसे पूछी है। तो 230 वोल्ट यानी पी बराबर है क्या होगा, V इंटू आई, ये शक्ति ज्ञात करने का सूत्र होता है, यही हमसे पूछा है।
तो ज्ञात कर लेते हैं कि V हमें 230 वोल्ट हमें दिया गया है, उसका इंटू 4, तो इसका 230 का 4 से गुणा करने पर कितना आंसर आता है, 920 वाट इसका राइट आंसर होगा, यानी 920 वाट इसका। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि एक आदर्श अल्टरनेटर की दक्षता वो क्या होती है। पहले हम बात कर लेते हैं आदर्श अल्टरनेटर किसको बोलते हैं, जिसमें हानियों का मान है बिल्कुल भी ना हो, जीरो हानियाँ हो। हानियाँ उसमें अगर जीरो हो तो वो एक आदर्श अल्टरनेटर या आदर्श उपकरण होगा। तो हालांकि ये एक सिर्फ आभासी होता है, ये एक आभासी होता है, किसी न किसी वस्तु का अपने आप में प्रतिरोध वो जरूर होता है। तो यहाँ पर हम बात कर देते हैं कि आदर्श अल्टरनेटर है कि दक्षता कितनी होती है, जैसे उसमें कोई हानि ही नहीं है तो उसकी दक्षता 100% होगी दक्षता, इसका राइट आंसर 100% होगा। लेकिन ये एक आभासी है, आभासी है, सिर्फ व्यवहारिक तौर पर हमें काम में नहीं ले सकते, लेकिन किताबों में इस प्रकार का क्वेश्चन है वो बनता है, हमारी परीक्षा में भी आता है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो किससे जुड़ी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हमसे पूछा है, इसकी सेकेंडरी वाइंडिंग है वो श्रेणी में, स्टार में, डेल्टा में या सभी में किसी में हो सकती है। तो इसका राइट आंसर होगा स्टार में, यानी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग है वो स्टार में इस प्रकार है जुड़ी रहती है, और यहाँ से एक न्यूट्रल सिरा निकाल दिया जाता है। और तीनों फेजों के द्वारा हमें, जैसे हमारे घरों में सप्लाई आती है 3 फेज ट्रांसफार्मर के माध्यम से, उसमें तीनों फेज है वो स्टार में जुड़े होते हैं। उस बाद में हमें हर प्रत्येक घर में, जैसे किसी घर में ये फेज चला गया, किसी घर में ये फेज और किसी घर में ये फेज, और यहाँ से न्यूट्रल है वो ले लिया जाता है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर होगा स्टार होगा। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं कि निम्न में से टॉर्क का मात्रक क्या है। तो टॉर्क का मात्रक हमने पहली वीडियो में भी इस प्रकार के क्वेश्चन पर बात की थी। टॉर्क का मात्रक है न्यूटन मीटर होगा, इस पर हम ज़्यादा समय व्यतीत नहीं करेंगे। और अंतिम क्वेश्चन आज का कि प्रत्यय वे पदार्थ है जिन चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर चुंबक तो नहीं बनते लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ा देती हैं। तो पेरा, फेरा, डाया, प्रति। तो किस प्रकार के होते हैं, जैसे फेरो पदार्थ जो चुंबक, तो प्रबल चुंबक बनते हैं, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखने प्रबल चुंबक बनते हैं। और डाया इसको दूसरा नाम प्रति होता है, डाया प्रति, ये चुंबक नहीं बनती हैं, यानी ये न तो चुंबक बनते हैं न इनको मार्ग प्रदान करते हैं। जिसका राइट आंसर पेरा होगा, जो चुंबक तो नहीं होते लेकिन चुंबकीय बल रेखाओं को एक मार्ग प्रदान करते हैं। तो धन्यवाद साथियों, आपका दिन शुभ हो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो अच्छी लगी हो तो, और वीडियो को लाइक और शेयर करना, बने रहिएगा चैनल के साथ। धन्यवाद।